एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि स्कूल में एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा होता है, लेकिन वो अचानक से कांपने लगता है। तो पीछे घूम के देखता है तो बहुत सारे बच्चे भी कांप रहे होते हैं। तो वो उनको पूछता है कि तुम में से कौन कौन कांप रहा है। तो सारे बच्चे अपना हाथ ऊपर करते हैं और बोलते हैं कि हमें डॉक्टर के पास जाना है, हमें बहुत डर लग रहा है। तो ये बोलते हैं कि इसका ये मतलब है कि सारे के सारे बच्चे कांप रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है। तभी एक बच्चा बोलता है कि नहीं सर, सब नहीं कांप रहे हैं, इसमें से एक बच्चा रह गया है जिसका नाम है बाकी हानमा, और वो ऐसे ही अपने सीट पे सो रहा है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि स्कूल के कुछ गुंडे बच्चे आते हैं और बाकी को पकड़ते हैं और उसको धमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग बाकी के सामने खड़े होकर कांपने लगते हैं। तो बाकी ये देख के उनको बोलता है कि तुम लोग मेरे से फाइट नहीं कर सकते हो, मैं तुम लोग को छोड़ देता हूँ और यहाँ से निकल जाता हूँ। इस वक्त बाकी के दोनों हाथ में पट्टी बंधी हुई होती है और एक हाथ में तो उसने प्लास्टर बांध के रखा होता है, मतलब बाकी पहले ही मार खाया होता है किसी से, और उसके मुंह पे भी बहुत सारे चोट के निशान होते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि स्कूल में एक लिमो में से एक छोटा आदमी निकलता है जो कि हाइट में बहुत छोटा होता है, लेकिन जैसे ही स्कूल में घुसता है तो सब लोग इसकी खातिरदारी करने लगते हैं। ये आदमी बहुत बड़ा होता है लेकिन हाइट में बहुत छोटा होता है। उसके बाद इनके स्कूल का प्रिंसिपल इस आदमी की बहुत खातिरदारी करता रहता है और तभी बाकी यहाँ पे आता है और वो यहाँ पे आके बोलता है, ओए बुढ़ऊ, तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो बाकी को देख के ये बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम सब लोग यहाँ से बाहर जाओ, मुझे बाकी से थोड़ा अकेले में बात करना है। ऐसा बोल के वो बाकी के सामने एक डिब्बा रखता है और वो डिब्बे के अंदर होता है TNT, जो कि एक टाइप का एक्सप्लोजिव होता है, जो कि बना हुआ होता है क्रिस्टलाइज्ड ग्लिसरीन से। तो ये देख के बाकी थोड़ा उदास हो जाता है। वो बोलता है कि उसे लगा कि ये कोई खाने की चीज है, लेकिन वो इसको नहीं खा सकता है। तभी ये छोटा आदमी बोलता है कि ये जो क्रिस्टलाइज्ड ग्लिसरीन है ये कुछ समय पहले तक लिक्विड फॉर्म में था और पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता था कि वो लोग इसको क्रिस्टल फॉर्म में कैसे करें। लेकिन एक बार एक शिप में बहुत सारे लोग इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह में, और उसी बीच में ये अचानक से एकदम क्रिस्टल वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ये किसी को नहीं पता चलता कि क्रिस्टल में कैसे कन्वर्ट हुआ। तभी लोगों ने पता लगाया कि ये एक फिनोमिना होता है कि जब अचानक से यूनिवर्स में कोई चीज डिसाइड करती है कि उसको एक साथ चेंज हो जाना है और वो हमेशा के लिए चेंज हो जाती है। उसके बाद हमें ये मालूम पड़ता है कि जो छोटू आदमी होता है ये असल में एक टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर होता है और ये बाकी को एक चैंपियन करके बुला रहा होता है। फिर ये बोलता है कि जो ये क्रिस्टलाइट ग्लिसरीन है ये एक टाइप का एक्सप्लोजिव है और ये बहुत ही ज्यादा ओवर रिएक्टिव होता है, इसीलिए जब ये अचानक से पानी के फॉर्म से ऐसे क्रिस्टल के फॉर्म में आ गया तो लोगों को बहुत हैरानी हुई थी कि ऐसा कैसे हो गया। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक जेल के अंदर एक बूढ़े से आदमी को ये लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं एक सेल से दूसरे सेल की तरफ, क्योंकि उसका टाइम खत्म हो चुका होता है। और ये जो बूढ़ा आदमी होता है इसकी बॉडी बहुत खतरनाक होती है, और तो और ये आदमी के साथ बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं और वो लोग बहुत डरे हुए होते हैं इसके आजू बाजू में खड़े होके। और तभी ही यहाँ पे ये फादर इनको बोलता है कि आप इसको अभी टांग सकते हो। तो ये लोग उसका गला घोट के उसको हैंग कर देते हैं और ये 10 मिनट तक ऐसे ही अटका हुआ रहता है। तो सबको लगता है कि ये खत्म हो चुका है। तो वहाँ पे डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर इसको चेक करते हैं और बोलने वाले होते हैं कि ये खत्म हो गया, लेकिन तभी ही डॉक्टर को इसकी हार्ट बीट सुनाई देती है। इसका ये मतलब है कि ये जो आदमी है ये कोई नॉर्मल इंसान है ही नहीं, क्योंकि अगर आप किसी का गला घोट के रखो उसको, वो भी 10 मिनट के लिए, तो उसे खत्म हो ही जाना चाहिए, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ। तो ये किसी टाइप का मॉन्स्टर हो सकता है। वेल, इसके ठीक बाद ये खड़ा होता है और ये अपने सारे के सारे चेन वेन तोड़ के यहाँ पे सब लोगों को खत्म करना स्टार्ट कर देता है। ये एक एक अटैक में मल्टीपल लोगों को मारता रहता है और ये बोलता है कि इसको सिर्फ एक चीज जानना है अपनी जिंदगी में और वो है डिफीट। ऐसा बोल के वहाँ पे बहुत सारे लोगों को खत्म कर देता है, उनकी बॉडी को टांग देता है और दीवार पे लिखता है कि मैं जा रहा हूँ टोक्यो की तरफ क्योंकि मुझे डिफीट जानना है। ऐसा बोल के वो ये जेल में से भाग जाता है और यही सब बात हमारा ये छोटू आदमी बाकी को बता रहा होता है। वो बाकी से बोलता है कि तुम्हें इन लोग से फाइट करना पड़ेगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ऐसा एक और आदमी रहता है जो कि एक और जेल में होता है, लेकिन इसको इस वक्त ये लोगों ने इलेक्ट्रिक चेयर पे बैठा के रखा होता है और इसको इलेक्ट्रिसिटी मार रहे होते हैं, जिस वजह से इसके आंखों से खून निकलने लगता है और इसके मुंह से झाग भी निकलता है। ये देख के वहाँ पे सब लोग को लगता है कि ये आदमी भी खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके ठीक बाद ये फटाक से खड़ा होता है और 2 लोग को ऐसे ही खत्म कर देता है। उसके बाद ये ब्लू वाले बंदे को बोलता है कि अब तू तेरे बंदूक से मुझे मारने की कोशिश कर, लेकिन जैसे ही बंदूक मारने की कोशिश करता है तो ये बंदा इतना फास्ट होता है कि ये उसके बंदूक के गोली मारने पहले ही उसके मुंह पे एक मुक्का मारता है और उसका मुंह तोड़ के वहां से भाग लेता है। और ये बाहर निकल के एक प्लेन में बैठ के वहां से निकलता है और बोलता है कि मैं भी जा रहा हूँ ईस्ट की तरफ क्योंकि मुझे भी डिफीट जानना है। मीनवाइल हमें मालूम पड़ता है कि रशिया के एक जेल में वहाँ के सबसे बड़े प्रिजनर ने वो जेल के 100 मीटर्स वाले स्मूथ वॉल्स को क्लाइंब करके वहां से भाग गया होता है। तो यहाँ पे सारे पुलिस वाले बोलते हैं कि अगर ये बंदा क्रिमिनल नहीं होता तो ये इतना टैलेंटेड होता कि इसने रशिया के लिए इतने सारे मेडल कमाए होते, लेकिन तभी लोग बोलते हैं कि चलो वो भाग नहीं पाएगा क्योंकि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट गार्ड गेट पे खड़ा है। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट गार्ड होता है वो वहाँ पे खत्म हो चुका होता है और यहाँ पे भी दीवार पे लिखा होता है कि इस बंदे को डिफीट जानना है,
इसीलिए ये भी जा रहा है ईस्ट की तरफ, जो कि है टोक्यो। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे एक प्रोफेसर एक पुलिस वाले को बोलता है कि उसको जाके ये प्रिजनर से बात करना है। तो उसके लिए ये बोलता है कि आपको आपके सारे के सारे चीजें निकालनी पड़ेगी जिससे भी हमें खतरा हो सकता है। तो प्रोफेसर बोलता है कि इसका टेंशन मत लो, मैं एक ब्लैक बेल्ट आदमी हूँ। तो वो बोलता है कि आपके पहले यहाँ पे काउंसलर आया था जो कि वर्ल्ड चैंपियन था, लेकिन वो भी इस प्रिजनर से मिलने के बाद खत्म हो गया था और इस प्रिजनर ने उसको उसके दांत से मारा था। तो आपके पास जो भी पॉइंटेड चीज होगी प्लीज उसे निकाल दो। तो ये बंदा हर एक चीज निकाल के जाता रहता है, लेकिन जैसे ही वो प्रिजनर के सेल के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पे वो प्रिजनर रहता ही नहीं है। तो ये बोलता है कि अरे पुलिस वाले, यहाँ पे तो वो चोर है ही नहीं। और तभी ही इसके ऊपर से गेट खुलता है और वहां में से वो बंदा निकलता है और इसका मुंडी पकड़ के तोड़ देता है। और ये बंदे का नाम होता है स्पेक। और स्पेक इस बंदे को मारने के बाद उसके मुंह से उसका गोल्डन डार्ट निकालता है और वो ये सबमरीन वाले जेल में से 2-3 गार्ड्स को मार के वहां से 200 मीटर तक तैर तैर के बाहर निकल जाता है। और बाहर निकलने के बाद वो कोस्ट वाले गार्ड्स को भी मार देता है अकेले। तो अभी तक तो हमें 4 ऐसे इंसानों के बारे में मालूम पड़ चुका है जो कि ऑलमोस्ट इमॉर्टल है। ये लोग मरते ही नहीं है और ये लोग इतने पावरफुल है कि ये लोग एक एक फटके में नॉर्मल इंसानों को खत्म कर देते हैं और इनकी बॉडी भी एकदम गॉड लेवल की है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे एक और गुंडा होता है जो कि जापान का सबसे खतरनाक गुंडा होता है और इसको ये लोगों ने एक कांच के बैरियर के अंदर बंद करके रखा होता है जो कि बहुत थिक होता है और कहा जाता है कि ये बुलेट किसी भी चीज से नहीं टूटने वाला है। और तभी ही ये चल के जाता है वो कांच वाले दीवार की तरफ और वहां पे जाके ये खड़ा होकर अपने हाथ से वैक्यूम क्रिएट करता है इस दीवार में और वो इस दीवार को तोड़ देता है, जो देख के यहाँ पे पुलिस वाले डर जाते हैं और वो गोली मारते हैं इसको, लेकिन ये गोली का कोई असर ही नहीं होता इसके ऊपर। फिर ये उन पुलिस वालों के पीछे जाके उन्हें एक फटा मार के उन्हें भी खत्म कर देता है। और ऐसे ही ये पांचों के पांचों गुंडे यहाँ से भाग के निकलते हैं टोक्यो की तरफ। और तभी हमें ये छोटू बोलता है कि ये लोगों ने ये सारी की सारी चीजें एक साथ कर दी, लेकिन इनके बीच में कोई भी रिलेशन है ही नहीं। तो बाकी मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि शायद ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं तुमसे लड़ने के लिए, क्योंकि तुम ही हो टोक्यो के 17 साल के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन, क्योंकि इन्हें डिफीट जानना है। वेल, अगर वीडियो में मजा आ रहा है और तुम्हें ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम कोई वीडियो मिस ना करो। फिर बाकी ये छोटू से पूछता है कि नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो, वो लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं मुझे नहीं पता। तो ये छोटू बोलता है कि बाकी ये पांचों के पांचों लोग बगैर किसी वेपन को यूज किए नॉर्मल इंसानों को खत्म कर सकते हैं, इनके अंदर वो वाली एबिलिटी है। तो ये लोग यहाँ पे इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि ये लोग एक मार्शल आर्टिस्ट है और इनको कॉम्बैट करने आता है। इसका ये मतलब है कि वो लोग यहाँ पे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें लड़ना है तुमसे। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये रेड बाल वाला बंदा जो कि एक और भागा हुआ कैदी रहता है, वो रास्ते में भाग रहा होता है और उसके सामने ये येलो बाल वाला बंदा आता है। तो वो इसके हाथ से ये पेपर निकालता है और उसके बाद इसके ऊपर हमला करता है। इसके नेक्स्ट हमले से ही इसका गाल कट जाता है। उसके बाद रेड बाल वाला बंदा येलो बाल वाले के पास में जाता है और बोलता है कि अब मैं तुझे खत्म कर दूंगा। ऐसा बोल के वो बगैर किसी टेंशन के अपने आसपास उसने रखे होते हैं बहुत सारे ब्लेड्स और उन ब्लेड से वो इस बंदे का मुंह वो हर जगह से काट के वहां से निकल लेता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो ये स्कूल के गुंडे होते हैं जिन्होंने बाकी को बोला होता है कि वो लोग बाकी को हराने वाले हैं और उससे डर के भाग गए होते हैं, ये लोग गए होते हैं बहुत सारे दूसरे गुंडों से मिलने के लिए। पहले ये लोग मिलते हैं एक चाकू वाले बंदे से जिसके पास एबिलिटी होता है कि वो उसके चाकू को उसके राइट और लेफ्ट हैंड में गायब कर सकता है। फिर ये लोग मिलते हैं दूसरे बंदे से जो एक रस्सी वाला वेपन यूज करता है और फिर ये लोग मिलते हैं तीसरे बंदे से जो कि एक चाकू यूज करता है। ये लोग इन तीनों को मिलने के बाद बोलते हैं कि तुम लोग हमारा हेल्प करो बाकी को हराने में। तो ये लोग बोलते हैं कि लोग बाकी को खत्म कर देंगे। उसके बाद ये तीनों गुंडे जाते हैं बाकी को बुलाने के लिए और बोलते हैं कि बाकी तुम हमारे साथ चलो, हमें तुमसे काम है। तो बाकी बोलते हैं कि बस मुझे 1 मिनट का टाइम दो। ऐसा बोल के बाकी अपने हाथ में से दोनों के दोनों प्लास्टर को तोड़ देता है और बोलता है कि अब मैं रेडी हूँ, चलो। इसके बाद बाकी इनके पास पहुंच जाता है और यहाँ पे 6 के 6 गुंडे बाकी को घेर के खड़े हो जाते हैं। तो इसमें से एक बंदा बंदूक निकाल के बाकी के ऊपर एम करता है। मीनवाइल जो चाकू वाला बंदा होता है वो बाकी के पास जाता है और बोलता है कि अब मैं तुझे खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी उसको इमेज आता है उसके दिमाग में कि अगर उसने हमला किया बाकी के ऊपर तो बाकी अगले ही सेकंड उसका मुंह फोड़ देगा। तभी बाकी उसको बोलता है कि वेल, तेरे अंदर इतना तो ताकत है कि तू तेरे चाकू से मेरे पे हमला कर दे, लेकिन तू मेरे मुक्के को सह नहीं पाएगा। और तभी ही ये रस्सी वाला बंदा बाकी के ऊपर हमला करता है, लेकिन बाकी इसका रस्सी वाला वेपन पकड़ लेता है और जाके इसी रस्सी से बाकी इस बंदे को मारता है। उसके बाद ये चाकू वाला बंदा अटैक करने की कोशिश करता है बाकी के ऊपर, लेकिन बाकी उसका चाकू उसके हाथ से गायब करके उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसको छोड़ देता है बाकी। उसके बाद ये स्कूल का डरपोक बंदा बंदूक लेके बाकी के सामने खड़ा होता है, लेकिन बाकी इससे बिल्कुल भी नहीं डरता है। लेकिन तभी ही इस बंदे के पीछे आ जाता है एक और गुंडा। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जापान की पुलिस रेडी होती है इन पांचों के पांचों गुनहगारों को पकड़ने के लिए। वो लोग बोलते हैं कि तुम्हें इनको इंसानों के जैसे नहीं सोचना है, ये लोग जो भी है जानवर जैसे ही है। तभी हमें मालूम पड़ता है कि स्पेक नाम के बंदे ने एक इंसान की गाड़ी को अपने खाली हाथों से तोड़ दिया होता है। और तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि इस बंदूक वाले बंदे के पीछे स्पेक खड़ा होता है और स्पेक को देख के बाकी बोलता है कि ओके, तो तुम उन 5 में से एक हो जो वहां से भाग के निकले थे ना। फिर स्पेक ये बंदूक वाले बंदे से उसका बंदूक मांगता है और बोलता है कि तुम मुझे ये बंदूक यहाँ पे दे दो, ये बंदूक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ऐसा बोल के स्पेक वो बंदूक को अपने गाल पे रखता है और अपने गाल पे 3-4 गोली मारता है और उसका गाल पूरा फट जाता है। लेकिन स्पेक अपने मुंह में से हवा निकाल के खुद के गाल में से सारा का सारा खून और मसल्स बाहर फेंक देता है और हंसने लगता है। बोलता है कि इन सब चीजों का मेरे ऊपर कोई असर होता ही नहीं है। तो ये लोग लिटरली डीमंस है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि ये लोग नॉर्मल बंदूक का इनके मुंह पे असर ही नहीं होता है। ये तो इम्पॉसिबल है यार, ये टकलू के अंदर कितनी ताकत है। उसके बाद स्पेक बाकी को बोलता है
है कि बाकी मैं यहाँ पे तुमसे ही मिलने आया हूँ क्योंकि मुझे डिफीट के बारे में जानना है, तो चलो तुम मुझसे हाथ मिलाओ। तो बाकी जैसे ही इस बंदे से हाथ में मिलाने जाता है तो बाकी के हाथ में स्पेक का हाथ आ जाता है। तभी हमें मालूम पड़ता है ये हाथ स्पेक का नहीं होता है लेकिन किसी और बंदे का होता है जिसको स्पेक ने काट के लेके आया होता है यहाँ पे। उसके बाद स्पेक बाकी को एक लात मारता है और उसके बाद धड़ाधड़ बाकी को मारने लगता है और बोलता है कि बाकी तुम्हें वो हाथ को अपने आप से कभी दूर नहीं करना चाहिए जो तुमसे प्यार करे, ये हाथ तुमसे बहुत प्यार करता है। ऐसा बोल के वो बाकी को मारता रहता है। तभी एक लड़की ये देख लेती है और वो पुलिस को कॉल कर देती है। तो पुलिस वहां पे आती है और वो स्पेक को पकड़ लेती है और वो बाकी से पूछती है कि बेटा तुम ठीक हो कि नहीं। तो बाकी बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी स्पेक अपने हाथ में से हथकड़ी तोड़ता है और वो बाकी के पास चाहता है और बाकी को बोलता है बाकी इस बार मैं तुमसे सच में हाथ मिला रहा हूँ, तुम मुझसे हाथ मिला लो। मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं बाद में अच्छे से फाइट करें, तो तुम मुझे डिसअपॉइंट मत करना। फिर बाकी वापस से स्पेक से हाथ मिलाता है लेकिन स्पेक उससे हाथ मिलाने के बाद उसके मुंह पे एक और लात मारता है और हंसने लगता है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बाकी के जो फादर होते हैं योजिरो हानमा, जो कि पूरे वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी होते हैं, वो अपने घर में एक अजीब से पोजीशन में स्क्वाट या बैठे हुए रहते हैं और वो न्यूज सुन रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि नॉर्मल इंसान इन पांचों लोगों को नहीं रोक सकते हैं, इनको रोकना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ऐसा बोल के वो एक अजीब सा जंप मार के नॉर्मली खड़े हो जाते हैं और इनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यानागी जिसके पास गैस वाली एबिलिटी होती है वो पहुंच गया होता है उसके पुराने सेंसे के पास और उनसे जाके वो बात करता रहता है और बोलता है कि तो तुम्हारे आंख अभी भी फूटी हुई है इसलिए तुमने चश्मा पहन के रखा है। तो वो बोलता है कि हाँ। फिर वो बोलता है कि तुम तो बहुत कमजोर हो गए हो यार, मुझे तुम्हें लास्ट टाइम नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझे तुम्हें खत्म कर देना चाहिए था। तो तभी ये सुन के वो चश्मिश बंदा बोलता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो चलो हम फाइट करते हैं। तो ये सुन के याना वो पानी का पॉट इस चश्मिश के ऊपर फेंक देता है और ये चश्मिश जैसे ही वो पॉट को रोकने जाता है तभी यानागी उसके ऊपर एक और हमला करता है और वहां से निकल लेता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि स्पेक जेल में लेटा हुआ रहता है और वो बोलता है कि चलो ये जेल तो अच्छा है, मुझे यहाँ पे अच्छा खाना मिलता है और तो और रहने को टाइम मिलता है, तो मैं कुछ समय के लिए इस जेल को मेरा बेस बना दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि खाना मुझे बहुत कम मिलता है। वेल इसका तो मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही लूंगा। ऐसे वो खुद से बात करता रहता है। तभी हमें दिखाते हैं कि सारे के सारे पुलिस वाले स्पेक के ऊपर बातें करते रहते हैं। बोलते हैं कि हमने एक बंदे को पकड़ लिया है और ऐसे 4 और जानवर यहाँ पे घूम रहे हैं, तो कुछ भी करो और इन बाकी 4 जानवर को पकड़ो और उनको जेल में लाके रखो। ऐसा बोल के उन पुलिस वालों का चीफ निकलता है वॉशरूम में सुसु करने के लिए। वो वहाँ पे सुसु करता रहता है। तभी उसके बगल में स्पेक भी वहाँ पे सुसु करता रहता है और स्पेक बहुत खतरनाक लेवल पे सुसु करता है। तो ये देख के वो डर जाता है। वो बोलता है कि स्पेक तू तेरे जेल से बाहर कैसे आया? तो स्पेक बोलता है अरे मैं तो बस गया था बाहर ये चाइनीज खाना लेने के लिए और मैं ये खाना लेके यहाँ पे आ गया हूँ, थोड़ा टेस्ट तो कर। ऐसा बोल के स्पेक वो खाना वो पुलिस वाले के मुंह में डालने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाला स्पेक के ऊपर हमला करता है। तो स्पेक उसका हमला रोक के वो खाना उसके मुंह में ठूस देता है। उसके बाद स्पेक जाता है अपने जेल की तरफ और बोलता है कि ओए पुलिस वालों डरो मत, ये जगह को मैंने मेरा बेस बना लिया, तो मैं यहाँ पे कुछ टाइम तक रुकने वाला हूँ। ऐसा बोल के वो उसके टूटे हुए जेल के अंदर घुस जाता है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि जहाँ से उसने वो चाइनीज खाना लिया होता है वहाँ का ओनर खत्म हो चुका होता है क्योंकि स्पेक ने उसे मार दिया होता है। मतलब स्पेक लिटरली जेल में अपने मर्जी से आ रहा जा रहा है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक डोजो में 2 लोग फाइट कर रहे होते हैं। उसमें से एक का नाम रेत्सु होता है और एक वहाँ का चीफ होता है। ये लोग वहाँ पे फाइट करते रहते हैं और ये लोग एकदम मस्त फाइट करते हैं। ये वाला फाइट सीक्वेंस असल में 3D में होता है, तो इसमें इतना मजा मुझे आया नहीं देख के, लेकिन इनका फाइट सीक्वेंस बहुत ही अच्छा होता है। और उसके बाद जो यहाँ डोजो का जो चीफ होता है वो रियोत्सु से हार जाता है। तो वो सबको बोलता है कि देखो मैं रियोत्सु से हार चुका हूँ, तो इसीलिए हमें अभी रियोत्सु से सीखना चाहिए। ऐसे वो लोग बातें करते थे कि तभी वहाँ पे ये बूढ़ा आदमी आ जाता है जो कि सबसे पहला इनमेट होता है जो भागा होता है जेल से, जिसने उसके जेल में सबको ये कीड़ा बनाया था। और तो फिर इसके बाद ये डोजो का जो चीफ होता है वो सैंटा को बोलता है कि सैंटा तुम तुम्हारे शूज निकालो और उसके बाद तुम मुझसे फाइट कर सकते हो। तो सैंटा बोलता है कि ओके मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ऐसा बोल के वो अपने शूज उतारता है और डायरेक्टली चीफ के ऊपर फेंक देता है। तो इससे चीफ थोड़ा शॉक हो जाता है और उसके बाद सैंटा जाके धड़ाधड़ चीफ को मारना स्टार्ट करता है और चीफ भी अपने आप को डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता है और सैंटा ऐसे ही चीफ को धो देता है। सैंटा चीफ के आंखों में अपनी उंगली डाल के उसकी आंखें फोड़ देता है, लेकिन तभी ही चीफ थोड़ा टॉर्च करके सैंटा के ऊपर 1-2 हमले करता है, लेकिन उसका इतना असर नहीं होता है सैंटा के ऊपर। उसके बाद सैंटा जमीन में से एक प्लैंक निकालता है और वो चीफ के गले पे मारता है और ऐसे ही चीफ का गला कट जाता है और उसके गले में से खून निकलता है। और उसके बाद रित्सु वहां पे आता है और बोलता है कि ओए सैंटा तूने जो किया है उसके बाद मैं तुझे ऐसे ही यहाँ से नहीं जाने दूंगा, अब तुझे मुझसे लड़ना पड़ेगा। तो ये सुन के सैंटा रोने लगता है। तो रित्सु को लगता है ये क्या हो गया, लेकिन तभी ही सैंटा अपने नाक से एक बाल बाहर निकालता है और उसको खींच के रित्सु के ऊपर मारता है और ये बाल रित्सु के आंख के ऊपर धंस जाता है। उसके बाद रित्सु 1-2 फटका मारता है सैंटा को और सैंटा भी रित्सु को मारता है 1-2 फटका, लेकिन उसके बाद रित्सु अपने जेब में से एक बॉटल निकालता है और उसमें से वो एक जूस पीने लगता है और वो जूस थोड़ा पीने के बाद जमीन पे गिराता है और एक सर्कल बना देता है वो जूस का। उसके बाद वो जूस में आग लगा के हर जगह पे आग लगा देता है और वहां से गायब हो जाता है। तो रित्सु बोलता है कि ये बंदा यहाँ से कैसे गायब हो गया और रित्सु एकदम गुस्से में रहता है। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि बाकी के स्कूल में फिजिकल एजुकेशन का टेस्ट हो रहा होता है। वहां पे सब बच्चों को पीटी के एक्सरसाइज करने होते हैं। तो सबसे पहले होता है कि
उनको रेस भागनी होती है। वहां पे बाकी लाइन में खड़ा होता है, रेस भागने के लिए रेडी होता है, लेकिन वो जोन आउट हो जाता है और वो भाग नहीं पाता है। तभी उसका सर बोलता है, ओए बाकी क्या कर रहा है, भाग। तो बाकी भागने की कोशिश करे लेकिन वो हवा में उड़ जाता है। तो सब लोग को लगता है ये कैसे हो रहा है, लगता है शायद यहाँ की मिट्टी थोड़ी लूज थी। उसके बाद उनको एक सॉफ्ट बॉल को दूर फेंकना होता है, तो बाकी उस बॉल को इतना जोर से जमीन पे मारता है कि वो बॉल आसमान में इतना ऊपर चला जाता है कि किसी को दिखता ही नहीं है कहाँ पे गया। उसके बाद लॉन्ग जंप मारने का रेस होता है, लेकिन वहां पे बाकी इतना लंबा जंप मारता है कि वो मेजरिंग वाले एरिया से ही बाहर उड़ जाता है। तो उसका सर बोलता है, अरे तू अगर मेजरिंग वाले एरिया में नहीं रहेगा, तू इस सैंड के अंदर नहीं रहेगा, तो मैं तेरे को मार के नहीं कर सकता हूँ, तो मैं तेरे को यहाँ पे 0 दे रहा हूँ। उसके बाद बाकी को पुलअप्स मारने होते हैं, जहाँ पे उसको 15 पुलअप मारने होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई बच्चा 15 पुलअप नहीं मार पाता। जैसे ही बाकी यहाँ पे आता है तो 1 सेकंड के आधे हिस्से के अंदर 15 पुलअप्स मार लेता है। तो उसका सर बोला, इतना तेज तुम पुलअप मार ही नहीं सकते, तुम हिले ही नहीं, तो तुम वापस करके दिखाओ। तो जब बाकी वापस करने आता है तो वो सोचता है कि अभी इस बार में थोड़ा स्लो करूंगा, तो स्लो पुलअप मारना चाहता है और वो ऐसे ही पूरा पुलअप का बार ही तोड़ देता है। फिर इसके बाद बाकी का सर बाकी को बोलता है, बाकी तुमने अब तक जो भी किया है तुम्हें सब में 0 मिला है, क्योंकि तुमने किसी भी एक्सरसाइज को परफेक्टली नहीं किया है, तो इस तरह से तुम फेल होने वाले हो। और अगला एक्सरसाइज है तुम्हें 1500 मीटर भागना है। तो बाकी बोलता है, अच्छा ठीक है, अगर मैं ये 1500 मीटर का जो एक्सरसाइज है उसको मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड के टाइम से पहले कर दूं तो तुम मुझे पास कर दोगे। तो उसका सर बोलता है, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड का टाइम तो है 3 मिनट और 26 सेकंड का, क्या तुम इतना जल्दी कर पाओगे? बाकी बोलता है कि वो मैं संभाल लूंगा। तो उसका सर बोलता है, अगर तुमने ये कर लिया तो मैं तुम्हें हर एक टेस्ट में फुल मार्क्स दूंगा। फिर इसके बाद बाकी अपने कपड़े निकालता है और अपने एकदम बनियान और चड्डी में आ जाता है भागने के लिए ये वाला रेस। और बाकी को देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं बाकी के मसल्स इतने खतरनाक है, लगता है कि ये बंदा डेफिनेटली कोई ना कोई सब्सटेंस तो अब्यूज करता ही होगा। उसके बाद जैसे ही रेस स्टार्ट होता है तो बाकी इतना तेज भागता है कि वो पहले ही लैप में 400 मीटर वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देता है। उसके बाद 800 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देता है। बाकी ऐसे ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ता रहता है और बाकी एकदम खुश रहता है क्योंकि उसकी बॉडी भी एकदम वार्म अप होने लगती है। तो बाकी एकदम तेज भागना शुरू करता है। तो उसका सर बोलता है, बाकी जिस स्पीड से भाग रहा है ये तो सारे के सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देगा। लेकिन जैसे ही बाकी 1000 मीटर कंप्लीट करता है, मतलब 1 किलोमीटर कंप्लीट करता है, तभी उसकी बॉडी जवाब दे देती है, क्योंकि उसको ऐसा फील होता है कि उसके पीठ पे बहुत ही हैवी चीज बंधी हुई है और वो भाग नहीं पा रहा है। असल में यहाँ पे क्या होता है कि उसके जो मसल्स होते हैं उनमें क्रैम्प्स आ गए होते हैं, इसी वजह से बाकी ठीक से भाग नहीं पाता है और बाकी ये रेस में सबसे लास्ट में आता है। तो सबको लगता है कि बाकी अब हार गया और फेल हो चुका है, लेकिन उसका सर बोलता है कि बाकी मैंने तुम्हें पास कर दिया है क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल देख लिया। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रात के टाइम पे बाकी अपने घर में सो रहा होता है और वो बोलता है कि लगता है कि मैं एक एथलीट कभी नहीं बन पाऊंगा। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं यही छोटू आदमी जो बाकी से मिलने आया होता है, ये एक रेस्टोरेंट में इसके सिटी के सबसे बड़े बड़े रेसलर्स के साथ बैठा होता है और उनसे बात करता रहता है और उनको बोलता है कि मेरे पास कुछ ऐसे बंदे आने वाले हैं जिनके साथ मैं तुम्हारी फाइट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि अरे मैं तो इनको आराम से संभाल लूंगा। तभी इसके पीछे वो रशियन बंदा आता है जो जेल से भाग चुका होता है। ये यहाँ पे आके इस बॉडी बिल्डर के ऊपर बहुत सारे प्लेट रख देता है और ये देख के वो बॉडी बिल्डर भड़क जाता है। फिर ये रशियन बंदा इसको प्रोवोक करने के बाद 2 चाकू जैसी चीजें इसके हाथ में घुसा देता है और इसके मुंह पे अपने खाली हाथ से मुक्के मार के इसके मुंह को काट देता है। और वो बोलता है कि अगर तुम सिर्फ घंटी बजने के बाद फाइट कर पाओ और वो भी सिर्फ एक रिंग में फाइट कर पाओ तो तुम एक असली फाइट नहीं कर रहे हो मेरे भाई, तुम तो सिर्फ एक ड्रामा कर रहे हो, तुम एक रिहर्सल कर रहे हो। असली फाइट ये होता है जहां पे तुम कभी भी किसी से भी लड़ने के लिए रेडी रहो। तो बेटा ये काम तुझे छोड़ देना चाहिए। ऐसा ये रशियन बंदा उस बंदे को बोलता है जिसके मुंह की पूरी हालत खराब रहती है। फिर उसके बाद यहाँ पे एम्बुलेंस आती है और एम्बुलेंस इस बंदे को लेकर जा रही होती है। तभी इस बंदे का मैनेजर रशियन बंदे से बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और थोड़ा रशियन बंदे के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रशियन बंदा इसका मुंह भी काट देता है बड़े आसानी से। उसके बाद ये छोटू रशियन बंदे को एक जगह पे लेके जाता है, बोलता है कि ये मेरा कोलोसियम है और यहाँ पे अभी बहुत सारे लोग आने वाले हैं। और तभी यहाँ पे सारे के सारे प्रिजनर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे टोटल 500 के 500 प्रिजनर्स खुद ही आ गए होते हैं। वो लोग यहाँ पे इसलिए आए होते हैं क्योंकि उन लोग को यहाँ पे खून की स्मेल आ रही होती है और ये जो कोलोसियम होता है ये छोटू का ही होता है। इस कोलोसियम में बहुत सारी खतरनाक फाइट्स हुई रहती है और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का खून गिरा होता है। इसी वजह से इनको पता रहता है कि ये जो कोलोसियम है ये इनको अट्रैक्ट कर रहा होता है। तभी ये छोटू इनसे पूछता है कि तुम 5 लोग यहाँ पे क्यों आए और कैसे आए। तो रशियन बोलता है कि यहाँ पे तो तू मुझे लेके आया। बुढ़ाऊ बोलता है कि मैं बस अपने सर्च में निकला था और मुझे यही जगह सबसे बेस्ट लगी। स्पेक बोलता है कि यहाँ पे मुझे स्मेल आया ब्लड का और मैं इसलिए यहाँ पे आ गया हूँ। ये जापानीज बंदा बोलता है कि ये जगह जापान में सबसे ज्यादा पॉपुलर है जहाँ पे बहुत सारी फाइट होती है इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और ये रेड बाल वाला बंदा बोलता है कि मैं यहाँ पे वॉरियर से लड़ने के लिए आया हूँ और ये जगह ने हम लोग को अपने आप ही अट्रैक्ट किया और हम 5 लोग आज के पहले कभी नहीं मिले हैं। और फिर लोग बोलते हैं कि हमारा मेन रीजन तो ये है कि हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि हमें जानना है डिफीट के बारे में। तो ये छोटू बोलता है कि मैं तुम लोग के लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेके आया हूँ। तभी स्पेक बोलता है मुझे तुम्हारे गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है, मेरे आसपास 4 स्पेशल लोग खड़े हैं तो मैं इनसे लड़के देखूंगा कि मेरे इनसे ज्यादा पावरफुल हूँ कि ये लोग मेरे से ज्यादा पावरफुल है। तभी ही बुढ़ऊ के पीछे आ जाता है बाकी हानमा और उसके साथ 4 और खतरनाक फाइटर्स वहां पे आ जाते हैं। तो इसमें से जो पहला बंदा होता है जिसके आंखों पे एक आई पैच होता है वो होता है डोपो ओरोची। ये वही बंदा होता है जिसके डोजो में सैंटा आया होता है और सैंटा ने आके इसके बंदे लोग को हराया होता है। ये बंदा असल में कॉम्बैट का गॉड ऑफ वॉर कहलाया जाता है एक टाइम पे और इसने बाकी को हराया रहता है। फिर नेक्स्ट ये बंदा जिसके मुंह पे बहुत सारे स्कार रहते हैं इसका नाम होता है हानायामा और ये भी जापान का बहुत ही बड़ा फाइटर है और एक क्रिमिनल भी है। और तभी ही ये छोटू बोलता है कि इसी कोलोसियम में कुछ समय पहले 38 फाइटर्स का एक टूर्नामेंट हुआ था जहां पे इतना खतरनाक टूर्नामेंट था
वो कि वो अब तक का सबसे डेडलीस्ट टूर्नामेंट कहलाया गया था और उसका विनर था हमारा 17 साल का बाकी हानमा। फिर तभी ये छोटू बोलता है कि इसीलिए तुम पांचों को मैं फाइट करवाने के लिए लाया हूँ मेरे कंट्री के टॉप 5 बंदों से। तो तुम जो 5 प्रिजनर्स हो तुम लोग इन पांचों से फाइट करोगे इस टूर्नामेंट में जो कि मैं यहाँ पे हेल्ड करने वाला हूँ। तभी बाकी बोलते हैं अरे चाचा क्या पका रहे हो, हमें सिर्फ फाइट करना है ना, तो इतना बड़ा भाषण मत दो, फाइट स्टार्ट करो। तभी ये लोग बोलते हैं कि अरे भाई तुम रूल वूल छोड़ो, हम तुरंत फाइट करना स्टार्ट करेंगे। तो जो ये छोटू है वो बोलता है ठीक है तो हम थोड़ा रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इनमें से एक बंदा बोलता है रूल तो भूल जाओ, बस यही है कि हम पांचों में से कोई भी एक बंदा इन पांचों में से एक बंदे को हराएगा, ऐसे ही एक एक करके सब लोग आगे आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। और ये फाइट अभी से शुरू हो गई है, तो तुम किसी भी वक्त किसी से भी कभी भी फाइट कर सकते हो, चाहे तुम उस वक्त खाना खा रहे हो, बाथरूम में हो, नाच रहे हो, सो रहे हो, जो भी कर रहे हो, तुम कहीं भी किधर भी किसी से भी किधर भी फाइट कर सकते हो। वेल यहाँ पे कोई भी रूल नहीं है और उसके साथ साथ हम पांचों में से इन पांचों पे कोई भी बंदा किसी को भी अटैक कर सकता है। तो लेट्स से कि बाकी ने पहले फाइट किया सैंटा से, लेकिन उसी बीच में अगले दिन बाकी मिला हमारे रशियन बॉय से, तो रशियन बॉय से भी फाइट कर सकता है। बाकी किसी से भी किसी भी वक्त कहीं भी फाइट कर सकते हैं और ये पांचों भी हम पांचों में से किसी से भी कहीं भी किसी भी वक्त फाइट कर सकते हैं। इसमें और कोई रूल नहीं है। इसका ये मतलब है कि इन लोग की फाइट अभी ऑन द स्पॉट चालू हो चुकी है। मतलब ये लोग कहीं भी हो, समझो कोई बाथरूम में 2 नंबर कर रहा हो, तभी भी इसमें से कोई एक बंदा आके उनको मार सकता है क्योंकि इनकी फाइट स्टार्ट हो चुकी है। मतलब यार इमेजिन करो तुम सुकून से अपने घर में बैठे हो, मस्त अपने वॉशरूम में बैठ के तुम 2 नंबर कर रहे हो और अचानक से एक बंदा पीछे से और तुम्हें एक चमाट मार दे, तो कैसा होगा तुम्हारे साथ? अरे भाई ये तो मेरे को देखना है। मैं होप करता हूँ कि ऐसा कोई सीन इस एनिमे के अंदर हो यार, बहुत मजा आएगा। फिर उसके बाद ऐसे ही सब लोग वहां से निकल लेते हैं अपने अपने जगह पे और स्पेक वापस से अपने जेल में जाके सो रहा होता है। तो स्पेक को जेल में देख के वहां का पुलिस वाला बोलता है यार ये बंदा क्या कर रहा है, ये जेल में है कि अपने घर में है, ये जब चाहता है तब ये जेल तोड़ के यहाँ से बाहर निकल लेता है और वापस अंदर आके सोने लगता है, ऐसा कैसे कर रहा है ये बंदा। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि डोपो ने सैंटा को पकड़ के रख लिया होता है। वो बोलता है कि तूने मेरे डोजो में आके मेरे बंदे लोग को मारा था, तो अब तू मुझसे फाइट करेगा, ठीक है चल मेरे साथ, ऐसा बोल के वो डोपो उसको एक जगह पे लेके जा रहा होता है। लेकिन तभी वो लोग बीच रास्ते में खड़े हो जाते हैं पब्लिक के बीच पर, वहां पे रित्सु भी आ जाता है। तो ये देख के सैंटा बोलता है अरे हमारी फाइट तो वैसे भी शुरू हो ही गई है, तो अभी ही लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी ही डोपो अपना बैग सैंटा के मुंह पे मारता है और उसके बाद सैंटा को 2-3 लात मार के उसको जमीन पे गिरा देता है। ये देख के डोपो को लगता है कि सैंटा बहुत आसानी से हार गया, लेकिन तभी ही सैंटा जमीन पे गिरने के बाद अपने मुंह से धुआं मारता है वो लाइटर यूज करके, और वो जूस की वजह से डोपो जलने लगता है। लेकिन डोपो अपना एक डिफेंसिव एबिलिटी यूज करता है और उधर ही ऑन द स्पॉट पूरे के पूरे फ्लेम को ब्लॉक कर देता है। वो बोलता है कि मैंने मेरे हाथों के रोटेशन को यूज करके इस फ्लेम को ब्लॉक कर दिया, जो कि बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये डिफेंस का नंबर 1 टेक्निक है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि अगले साइड पे रशियन बंदे को इस मैनेजर ने पकड़ लिया होता है और उसके मुंह पे पूरी पट्टियां होती है। वो बोलता है कि भाई तूने मुझ पे हमला किया था ना, अब मैं तेरे को समझाता हूँ। ऐसा बोल के वो लड़ने के लिए रेडी होता है। तभी ये मैनेजर के और 2 लोग यहाँ पे आते हैं और वो रशियन बंदे को बहुत ही आसानी से मार देते हैं। तो मुझे ये समझना है कि ये रशियन बंदा इतना आसानी से कैसे मार खा लिया। ये लोग रशियन बंदे के मुंह में एक च्युइंगम डालते हैं और उसके साथ ही साथ उसके मुंह पे पट्टी लगा के उसको लेके जाते हैं अपने अड्डे पे। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सैंटा ने डोपो का हाथ काट लिया होता है एक वायर के थ्रू। तभी डोपो बोलता है कि ये बंदे ने मेरा हाथ इतना आसानी से कैसे काट लिया। वेल अब मुझे दिमाग में चीजें बैठ रही है, इसने मुझे बहुत आसानी से इसको किक मारने दिया था और मेरे को लगता है इसने उसी वक्त मेरे हाथ पे रस्सी बांध दी होगी और अब इसने उस रस्सी से मेरा हाथ काट दिया। और तभी ही सैंटा बोलता है ये जो रस्सी मैंने यूज की है इसके अंदर 200 किलोग्राम की ताकत है और इसका साइज सिर्फ 4 माइक्रोन्स का है। ये रस्सियों को मैजिशियंस यूज करते थे पहले, लेकिन वो लोग को ये नहीं पता था कि ये रस्सी को एज ए वेपन भी यूज किया जा सकता है और इसको एज ए वेपन हम फाइटर्स यूज करते हैं। तो इसीलिए मैंने इतने आसानी से तुम्हारे हाथ को इससे काट दिया, तो अब तो तुम्हारा एक हाथ चला गया है ना। तभी डोपो बोलता है कि मैंने मेरे पहले के टाइम पे बहुत प्रैक्टिस की थी मेरे हाथों से बैम्बू को तोड़ने की, पेड़ों को तोड़ने की, लेकिन उस वक्त मैं हमेशा हार जाता था क्योंकि मेरी उंगलियां हमेशा बीच में आती थी और वो टूट जाती थी। मैं चाहता था कि काश मेरी उंगलियां कट जाए और मैं मेरे हाथ को ऐसे ही यूज कर पाऊं, और थैंक यू सो मच कि तुमने मेरे हाथ को काट दिया, अब मेरी ये कमजोर उंगलियां मुझे नहीं रोकेगी। ऐसा बोल के डोपो अपने कटे हुए हाथ से सैंटा को जोर से मुक्का मारता है और सैंटा का पूरा मुंह टूट जाता है। और तभी ही डोपो और रित्सु वहां से गायब हो जाते हैं और सैंटा जब खड़ा होकर देखता है तो बोलता है ओह तो अब ये फाइट थोड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है, लेकिन ये लोग भाग गए हैं तो मैं इन्हें अगली बार देखूंगा। मतलब भाई ये बंदे ने अपने कटे हुए हाथ से इसको मुक्का मारा है, क्या हो रहा है ये सब? भाई ये एनीमे में तो कोई भी इंसान है ही नहीं, ये सब के सब साले मॉन्स्टर्स है एक तरह से। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये लोगों ने रशियन को उनके जिम में लेके गए होते हैं और उसको एक रिंग के अंदर बांध के रखा होता है। तभी ही इनका जो बॉस होता है जिसके मुंह पे पट्टियां होती है वो एक गन निकालता है और रशियन को गोलियां मारने लगता है, लेकिन रशियन के ऊपर वो गोलियां कोई असर होता ही नहीं है। तो ये बॉस बोलता है ओए कब तक तू ऐसे ही एक्टिंग करेगा, हाँ चल हमें तेरा असली रंग दिखा। तो रशियन खड़ा होता है और वो जोर से उसके मुंह पे से वो पट्टी को थूक के मारता है और वो पट्टी ये बंदे के मुंह पे लगती है और ऑन द स्पॉट ये बंदे का मुंह और गला कट जाता है। ये भाई ने एक टेप से एक आदमी का मुंह काट दिया है। तुम लोग समझ रहे हो ये चीज को, ये क्या हो रहा है ये एनीमे के अंदर? भाई ये एनीमे बिल्कुल भी सेंस नहीं करता इसके अंदर कोई भी चीज। और फिर इसको मारने के बाद ये बंदा गया दूसरे बंदे को मारने के लिए और ये रशियन ने अपने खाली हाथों से, जिसमें उसने उसकी मिडिल फिंगर को थोड़ा ऊपर निकाल के रखा था, उससे उसने एक बंदे का हाथ पैर मुंह सब काट दिया। भाई ये बंदे का हाथ है कि चाकू है? ये सब देख के तो फिर ये मैनेजर रशियन से माफी मांग लगता है, बोलता है कि भाई मुझे माफ कर दे प्लीज, मुझे छोड़ दे तू।
लेकिन रशियन बोलता है नहीं नहीं नहीं, अब तो मैं ऐसा नहीं कर सकता मेरे भाई। तो फिर ये मैनेजर अपने घुटनों पे गिर जाता है और बोलता है कि मैं 100% सरेंडर करता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो रशियन पूरा जमीन पे लेट जाता है और बोलता है अगर तू तेरे सबऑर्डिनेट्स का ध्यान नहीं रख सकता है तो मैं तुझे माफ कैसे करूं। ऐसा बोल के रशियन इसको एक मुक्का मारता है और ये बंदा उड़ जाता है दूर। उसके बाद रशियन एक बारबेल उठाता है और वो बारबेल से इस मैनेजर के सर पे 2-3 बार बॉन्क बॉन्क मारता है, लेकिन उससे भी मैनेजर नहीं मरता है। ये मेरे को नहीं समझा क्या हुआ। उसके बाद रशियन बहुत सारे वेट्स उठाता है, डंबल्स, बारबेल्स, प्लेट, हर एक चीज मारता रहता है ये मैनेजर के ऊपर। तो उसको लगता है कि अब मैनेजर खत्म हो गया। तो रशियन जाता है मैनेजर के पास और अपना जिप खोल के उसके ऊपर सुसु करने की कोशिश करता है, लेकिन यही मौके का फायदा उठा के ये मैनेजर रशियन के ऊपर अटैक करने जाता है। तभी रशियन उसका गला काट देता है और वहां से निकल जाता है। मतलब मुझे इतना तो समझ आया कि जो रशियन है ना, इसके हाथ में डेफिनेटली चाकू वाकू है। इस एनिमे में लोग एक दूसरे को इतना आसानी से मार देते कि भाई मैं तुमको क्या बताऊं। और अभी भी मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये बंदे के ऊपर गोलियों का असर क्यों नहीं हुआ। मे बी बिकॉज इसने शायद से एक बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के रखा था। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि बाकी ये लड़की के साथ डेट पे जा रहा होता है। ये लड़की बाकी की क्लासमेट होती है और उसके साथ साथ बाकी के लैंडलॉर्ड की बेटी होती है और बाकी और ये लड़की बहुत क्लोज आ चुके होते हैं। ऐसे ही लोग खुशी खुशी डेट पे चल रहे होते हैं कि तभी कुछ गुंडे लोग बाकी के पास आते हैं और उसको बोलते हैं ओए हैंडसम बॉय, चल तेरे बटुए में जो भी है वो सब चीज मुझे निकाल के दे दे तू यहाँ पे। तो बाकी बोलता है अच्छा। ऐसा बोल के बाकी सिर्फ अपनी आंखों से उनको देखता है और वो तीन के तीनों लोग डर जाते हैं। लेकिन जो चौथा बंदा होता है जिसने अपना हाथ बाकी कंधे पे रखा होता है, बाकी उसका हाथ पकड़ता है, उसको हवा में उड़ाता है और अपने सामने खड़ा करता है और बोलता है मैं तुझे कुछ नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। ऐसा बोल के बाकी अपनी दोस्त को लेके वहां से निकल लेता है। फिर इसके बाद बाकी और उसकी दोस्त मस्त खाना खाते हैं और उनके डेट पे अच्छे से घूमते रहते हैं। फिर रात के टाइम पे बाकी उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी के हाथ में बहुत ताकत होती है, तो इस वजह से वो उस लड़की का हाथ दबा देता है। तो लड़की बोलती है बाकी मेरा हाथ दुख रहा है। तो बाकी जब उसका हाथ छोड़ता है तो वो लड़की खुद बाकी का हाथ पकड़ती है अच्छे से और उसके बाद वो लोग मस्त हाथ पकड़ के चलते रहते हैं। लेकिन तभी ही उनके पीछे आता है स्पेक, जो कि ये सीन में बहुत ही खतरनाक दिखता है। ये बंदा एकदम जोकर के जैसे दिखता रहता है। तो अब स्पेक क्या करेगा बाकी के साथ और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ, ये हमें नहीं पता है। और ये जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको कवर करूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो नेक्स्ट एपिसोड मिस मत करना, क्योंकि उसमें खतरनाक फाइट होने वाली है। क्योंकि अब मेरे को लगता है कि बाकी स्पेक को तोड़ने वाला है और बदला लेने वाला है स्पेक से। वेल, अगर वीडियो में मजा आया तो सब्सक्राइब करो चैनल को, कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा और उसके साथ साथ लाइक कर दो वीडियो को। वेल, आज के लिए मेरे तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है सासबेक और मैं बात करूंगा सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।